सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको संधि पढ़ा रही हूँ। ठीक है, संधि हमारी संस्कृत भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और संधि से हमारी संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध बनती है। तो सबसे पहले संधि। संधि क्या है? संधि का क्या अर्थ होता है? जोड़ यानी कि मेल। अर्थात जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं और उन दोनों वर्णों को मिलाने के कारण एक नया वर्ण बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। हमने किन्हीं भी दो वर्णों को मिलाया और उन दोनों वर्णों को मिलाया और उन दोनों को वर्णों को मिलाने के बाद हमारा एक नया वर्ण बन गया तो उसे हम संधि कहेंगे। जैसे कि हमने आ मिलाया, आ बनाया और ई मिलाया, है ना। या फिर हम कोई भी वर्ण मिला सकते हैं, कोई भी वर्ण बना सकते हैं। तो आ और ई मिलाया हमने और इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? आ और ई के स्थान पर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो कोई भी वर्ण, दोनों वर्ण है, कोई भी वर्ण को हमने मिलाया तो उसके बाद हमारा ए बन गया तो ये हम एक नया वर्ण बन गया तो इसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि सबसे पहले होती है हमारी स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि से समझ में आ रहा है कि ये इसमें स्वर जुड़े हुए हैं। व्यंजन संधि से समझ में आ रहा है कि इसमें व्यंजन जुड़े हुए हैं और विसर्ग संधि से समझ में आ रहा है कि इसमें विसर्ग लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़े हुए हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर की प्रधानता होती है, स्वरों का ही मेल होता है और स्वर ही एक नया वर्ण बनता है। आपने पहले पढ़ा ना, संधि का क्या अर्थ है कि जब दो वर्णों को मिलाया और एक नया वर्ण बना तो वो क्या बनेगा? संधि होगा, उसे संधि कहेंगे। लेकिन स्वर संधि में क्या है कि हम जो दो वर्ण को मिलाएंगे वो दोनों स्वर होने चाहिए और एक जो नया वर्ण बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जहाँ शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, उन दोनों स्वरों के मेल से एक नया स्वर बन जाए तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे कि गणेशा, तो गणेशा का हमने संधि विच्छेद किया तो क्या बन गया? गढ़ और ईशा। तो गढ़ में गढ़ बोला, आ रहा है तो ये आ गया और ये क्या है? ई, तो ये क्या बन गया? ए, है ना। तो गणेशा। इसी तरह से एक मैं लिख रही हूँ रमेशा, तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? इसका करेंगे रमा धन ईशा। ठीक है, तो रमा में क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? ई बन गया तो ये क्या बन गया? ए बन गया, ए की मात्रा बन गई। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो क्या बन गया? यहाँ पे चेंज आ गया, यानी ए की मात्रा बन गई। और आपको पता है जो मात्राएं होती है वो स्वर की ही होती हैं। ठीक है, स्वर की ही मात्राएं होती है, व्यंजन की तो होती नहीं है। और हर एक व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। तो जो स्वर की मात्रा है तो ये जब ये स्वर बन गया तो ये तो मात्रा के रूप में आएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये ए में आ गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो सबसे पहले हमें स्वर का क्या है कि स्वर ही देखना है कि इसमें दोनों जो वर्ण मिला रहे हैं वो दोनों स्वर हैं और जो एक नया वर्ण बन रहा है वो भी स्वर ही होना चाहिए। ठीक है, अब स्वर जो संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी दीर्घ संधि, फिर होती है गुण संधि, फिर होती है यण संधि, फिर होती है वृद्धि संधि और उसके बाद होती है अयादि संधि। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार की संधियां होती हैं। तो जो 5 प्रकार की संधि होती है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, संस्कृत भाषा में दीर्घ संधि का एक सूत्र, मतलब हर एक संधि का एक सूत्र होता है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में संधि का सूत्र है और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से संधियां याद की जाती हैं, याद रखी जाती हैं। लेकिन आप लोग अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, इनके माध्यम से आप याद भी कर सकते हो। अकः सवर्णे दीर्घा। अका जो है वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार में क्या होता है? अ ई ऊ आते हैं। ठीक है, ऊ स्वर आते हैं और इसमें बड़ा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, बड़ा ऊ भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, ये भी प्रत्याहार में आते हैं। तो ये जो हमारे जो प्रत्याहार है और सवर्णे का मतलब इसके समान, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? दीर्घा बन जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। दीर्घ से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का विलोम क्या हो गया? लघु। ठीक है, लघु माने क्या हो गया? छोटा।
और दीर्घ माने क्या हुआ, बड़ा। तो जब भी हम, अब ये हमारा स्वर है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब स्वर संधि है तो उसमें स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब स्वर संधि है तो वहां पर स्वर ही होना चाहिए। अब दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि जहां पहले शब्द का, ठीक है, जिसमें आपको उसमें भी बता देती हूँ, जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो, जैसे आ ई कोई भी होना चाहिए, और दूसरे का पहला वर्ण, प्रथम वर्ण यानी पहला वर्ण समान स्वर हो, तो वहां मिलने पर दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने आ मिलाया और यहाँ पर आ मिलाया तो ये बन गया आ। ये छोटा आ, इसको हम लोग छोटे आ से याद करते हैं ना, ये छोटा आ है, ठीक है। तो लेकिन जब हमने इसको मिलाया तो ये क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये दीर्घ का याद रखना है कि हम दीर्घ मतलब बड़ा, तो हमें हर चीज स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि का प्रकार है तो स्वर संधि तो होंगी ही इसमें, और दीर्घ संधि का मतलब कि इसमें बड़ा बनना है। बड़ा कैसे बनाएंगे, देखो, देवालय है, एक शब्द है, देवालय का हमने संधि विच्छेद किया तो क्या बना, देव धन आलय। तो इसमें देव आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है तो ये आ गया, आ है तो यहाँ पर आ गया, तो ये आ और आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, इसी तरह विद्यार्थी, तो विद्या आ आया और ये अर्थी आया, तो यहाँ पर आ है और ये अ है, तो ये मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, उसके बाद नदीश, नदीश में नदी, ई और ईश। ठीक है, तो ये दोनों ई मिलकर क्या बन गई, ई। ओके, इसी तरह परीक्षा, तो परीक्षा का हमने संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ, परि धन इक्षा, तो जब ई और ई मिला तो क्या बन गया, ये ई। आप देख रहे हैं बराबर बड़ा बनता जा रहा है, दीर्घ बनता जा रहा है, यहाँ पर कोई भी छोटा नहीं है। लेकिन आपने ये देखा कि दोनों जो शब्द हैं, इसका अंतिम वर्ण, इसका मतलब आखिरी वर्ण, और इसका पहला वर्ण दोनों समान होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तभी ये दीर्घ संधि का उदाहरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दोनों स्वर है, दोनों चीजें स्वर है और दोनों समान है, एक समान है, आ दोनों समान है, ई दोनों समान है, ऊ दोनों समान है। ठीक है, और दोनों समान होके फिर ये क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा उसी का। तो ये क्या हो गया हमारा दीर्घ संधि। भानुदय, मातृत्वम, परीक्षा, इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, वो आप भी ढूंढिएगा, जो है आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं इसकी संधि को समझने के लिए। अब संस्कृति कॉपी के पीछे लिख लीजिएगा। अगर आप उदाहरण देखिएगा, जैसे आप पाठ पढ़ते हैं, आपको पाठ में कोई नया शब्द लगा, अब आप उसका संधि विच्छेद करके देखिएगा और देखिएगा कि इसमें कि कौन सी संधि का कौन सा उदाहरण आ रहा है। ये स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का है, या फिर विसर्ग संधि का। अब मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर आप ये वाला काम कीजिएगा, तो इससे आपको संधि और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा गुण संधि। अब गुण संधि का भी संस्कृत में सूत्र है, वो है आद गुणा। इसमें थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या है, पहला तो आ ही होना चाहिए, क्योंकि स्वर है तो पहला तो आ ही हो या फिर आ हो। ठीक है, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे ली हो, कुछ भी हो। लेकिन अब इन दोनों का जब मेल मिलाएंगे तो दोनों में अलग अलग मेल मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमने आ है और आ है, तो अगर हमने इसके साथ ई मिलाया तो ये बन जाएगा ए। ठीक है, आ और ई के साथ हमने क्या मिलाया तो क्या बन जाएगा, ए। इसके बाद आ है और आ है, इसके साथ हमने अगर इनमें से, हाँ ये हो गया। अब ऊ के साथ अगर हमने यहाँ पर इसको ऊ के साथ मिलाया, ठीक है, ऊ के साथ मिलाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। मतलब दोनों को मिलाने पर ये वर्ण है तो ये स्वर ही, ये ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, स्वर है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये गुण संधि का उदाहरण आ गया। ये तो देखिए यहाँ पर ये आ और आ ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आ को हम ई के साथ मिलाते हैं तो ये ए बनेगा, और आ को हम ऊ के साथ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और अगर हम इसको री के साथ मिलाएंगे तो अर बनेगा, और ली के साथ मिलाएंगे तो अल बनेगा। ठीक है, ये मतलब है तो सारे स्वर ही, ये आहा और ये भी ई और ऊ भी, ये भी सब स्वर ही हैं, लेकिन सबके साथ मिलाने पर अलग अलग बनेगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे ये सुरेशा है ना, तो सुरेशा में सुर धन ईश, तो यहाँ पर सुर आ गया
और ये ई आ गया, तो ये क्या बन गया, ए बन गया, ए बन गया। इसी तरह महेशा, तो महाधन ईशा क्या हो जाएगा, आ और ई मिलाकर क्या बन गया, ए बन गया, महेशा। ए की मात्रा आ गई ना, क्योंकि आपको पता है स्वर की मात्रा होती है। इसके बाद चंद्रोदय, तो चंद्र आ गया और ये ऊ आ गया, तो आ और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है। इसी तरह वसंत ऋतु, तो वसंत और ऋतु मिलाकर क्या बन गया, ये अर बन गया। ठीक है, अर बन गया यहाँ पर। इसी तरह से तव और लिट लकार, तो यहाँ पर आ और ली आ गया, तो ये क्या बन गया, अल बन गया, तव लकार। ठीक है, तो इस तरह से ये बदलते हैं। तो बाकी की जो संधि है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। अभी आप ये 2 संधियां मैंने पढ़ाई हैं, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो और शब्द ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है और गौड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, धन्यवाद।